यदि आपका कोई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो चुका है या फिर आपको डर है कि फ्यूचर में आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी स्टेप्स बताने वाला हूं जिनके जरिए आप अपने रिजेक्टेड क्लेम को भी रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आखिर रिजेक्ट होते क्यों हैं। दोस्तों, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स में डिस्प्यूट होने का एक सबसे बड़ा रीज़न है। यदि हमें कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है तो हमें पॉलिसी लेते समय उसे डिस्क्लोज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। यदि पॉलिसी लेने से पहले हमें कोई मेडिकल कंडीशन होती तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उस पर वेटिंग पीरियड्स इम्पोज करती है। हमें उस वेटिंग पीरियड को सर्व करने के बाद ही उस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए क्लेम मिल पाता है। यदि वो मेडिकल कंडीशन ज़्यादा सीवियर है, ज़्यादा क्रिटिकल है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमें लोडिंग भी इम्पोज कर सकती है, हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर सकती है। यदि और भी ज़्यादा क्रिटिकल होती है तो वह मेडिकल कंडीशन हमारी पॉलिसी से एक्सक्लूड भी हो जाती है। और यदि ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, ज़्यादा क्रिटिकल है, तो फिर इंश्योरेंस कंपनी हमें पॉलिसी देने से भी डिनाई कर सकती है। तो हमारी जो प्री मेडिकल कंडीशन है वो हमारी अंडरराइटिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, हमारे हेल्थ रिस्क को बढ़ाती है। इसीलिए उसे क्लियरली डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है, हम अपनी पॉलिसी को ठीक से समझते नहीं। कई बार हमारी पॉलिसी में बहुत सारी कैपिंग्स होती हैं, लिमिट होती हैं, सब लिमिट्स होती हैं। ऐसे में यदि हम उस स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो वह जो क्लेम है वह पार्शियली डिडक्ट हो जाता है, पार्शियली रिजेक्ट हो जाता है। इसीलिए हमें हमारी पॉलिसी को अच्छे से समझना ज़रूरी है। रूम रेंट वाइज कोई कैपिंग है, कैटेगरी वाइज कोई कैपिंग है, आईसीयू वाइज कोई कैपिंग है, या फिर मॉडर्न ट्रीटमेंट हो, या फिर किसी भी ट्रीटमेंट वाइज यदि कोई कैपिंग है तो उसे हमें अच्छे से समझना ज़रूरी है और उसी स्पेसिफाइड सब लिमिट के अंदर ही अपना ट्रीटमेंट कराना होता है। यदि हम अपने स्पेसिफाइड कैटेगरी या फिर लिमिट से ऊपर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो ऐसे में फिर हमारे जो क्लेम्स हैं उनमें डिडक्शंस होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ के वेटिंग पीरियड के अलावा भी और भी वेटिंग पीरियड्स होते हैं हमारी पॉलिसी में, जैसे कि 30 डेज़ का इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। तो पॉलिसी लेने के 30 डेज़ के बाद ही हमारा कवर स्टार्ट होता है। उसके अलावा स्लो ग्रोइंग डिसीज़ के लिए स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड होता है। ऐसी बहुत सारी स्लो ग्रोइंग डिसीज़ होती है जिनमें इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि कैटरैक्ट, हर्निया, नी रिप्लेसमेंट। इस टाइप की डिसीज़ के लिए 2 ईयर्स का वेटिंग पीरियड इंश्योरेंस कंपनी हमारे ऊपर इम्पोज करती हैं। ये जो डिसीज़ होती हैं ऑलमोस्ट कॉमन होती हैं सारी ही इंश्योरेंस कंपनीज में। तो 2 साल से पहले हम इन डिसीज़ के लिए क्लेम नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन्स होते हैं जो हमारी पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं, जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स से यदि आप प्रोफेशनली करते हैं तो फिर वो कवर नहीं होता है। इसके अलावा मैटरनिटी कवर नहीं होता है, डेंटल ट्रीटमेंट कवर नहीं होता है, कॉस्मेटिक सर्जरीज, बैरिएट्रिक सर्जरीज कवर नहीं होती हैं। इंटरनल कॉन्जेनाइटल डिसीज़ मतलब कि बाई बर्थ यदि आपको कोई डिसीज़ है तो वह भी पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस पॉलिसी में कवर नहीं होती हैं। तो उन डिसीजेस के लिए भी यदि आप कवर करेंगे तो फिर आपका जो क्लेम है वह रिजेक्ट हो सकता है। यदि आप कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन हाइड करके पॉलिसी लेने की कोशिश करते हैं तो भी आपके क्लेम में डिस्प्यूट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक्सेसिव ड्रिंकिंग करते हैं, एक्सेसिव स्मोक करते हैं, बट आपने पॉलिसी लेते समय यह डिस्क्लोज नहीं किया है। तो ऐसे में यदि आपकी इस हैबिट के कारण कोई क्लेम आता है तो फिर वह जो क्लेम है डिस्प्यूट में जा सकता है। आप प्रोफेशनली कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हैं और उसे हाइड करके आपने पॉलिसी ली है, ऐसे में भी आपको क्लेम रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए पॉलिसी लेते समय हमें किसी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन को हाइड नहीं करना है। अब ऐसा बोलना कि यदि हमने कोई चीज़ हाइड कर ली है या फिर किसी चीज़ को छुपाकर हम हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इस टाइप के केसेस से डे टू डे बेसिस पे डील कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी के अलग अलग इंस्टीट्यूशन से टाइप होते हैं। यदि उन्हें किसी क्लेम में डाउट होता है तो वो इंक्वायरी रेज कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेटर भेज सकते हैं। ये जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं इन चीज़ों में और कहीं ना कहीं से वो लूप होल को ढूंढ ही निकालते हैं। सो उन्हें बेवकूफ़ आप नहीं बना सकते हैं। इसीलिए प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ ही हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा पूरा क्लेम जो रिजेक्ट होता है, ऐसी प्रॉब्लम हमें कम देखने को मिलती है। मेजर प्रॉब्लम हमें पार्शियल डिडक्शन की या पार्शियल रिजेक्शन की मिलती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या करती हैं, आपका पूरा क्लेम रिजेक्ट ना करके उसका कुछ पार्ट रिजेक्ट कर देती हैं अलग अलग रीजंस देकर। जैसे कि आपने यदि 5 लाख का क्लेम किया तो हो सकता है इंश्योरेंस कंपनी 2-2.5 लाख का क्लेम एक्सेप्ट करे और बाकी का जो अमाउंट है उसे रिजेक्ट कर दे कोई भी रीज़न देकर।
और ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही ज़्यादा विजिबल है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में। इसीलिए यह बहुत ज़रूरी होता है कि जिस कारण से हमारा क्लेम रिजेक्ट हुआ है हम उस रीज़न को समझें और अलग अलग स्टेप्स के थ्रू कंपनी के अगेंस्ट में फाइट करके उन क्लेम्स को रिकवर करें। दोस्तों इसीलिए इस टाइप के क्लेम्स में यदि आपके पास कोई अच्छा एडवाइज़र है या फिर कोई अच्छा एजेंट है तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें डिस्प्यूट रेज होने के बाद ही पता चलती है। जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो कई बार एक 5% डिस्काउंट के चक्कर में हम ऑनलाइन प्लान परचेस कर लेते हैं, किसी अच्छे एडवाइज़र को सर्च नहीं करते हैं। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, कई सालों तक हमें डील करना होता है, कई सालों तक हमें रीन्यू करना होता है और जब हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हमें एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है जो कि इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो और यदि कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, कोई रिजेक्शन हो रहा हो तो उस समय हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सके, हमारी हेल्प कर सके। इसीलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि किसी अच्छे एडवाइज़र या फिर एजेंट से कंसल्ट करके ही हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करें। एक तो हमें एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना है और दूसरा एक अच्छी जगह से भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। दोस्तों यदि आप मेरे साथ अपना हेल्थ इंश्योरेंस डिस्कस करना चाहते हैं, मेरे साथ हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हैं तो नीचे दी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको आपकी मेडिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सही हेल्थ इंश्योरेंस रिकमेंड करता हूँ। साथ ही हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो कि आपको क्लेम सेटलमेंट के समय कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करती है, आपको पूरा हेल्प करती है आपका क्लेम सेटलमेंट कराने में। जब भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करना है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम कैशलेस पर ही जाएं, क्योंकि जब हम कैशलेस में जाते हैं तो उस हॉस्पिटल के साथ इंश्योरेंस कंपनी के सारे जो टैरिफ्स हैं वो ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं। ऐसे में अमाउंट को लेकर ज़्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन यदि हमारे पास कैशलेस का ऑप्शन नहीं है या नियर बाय हॉस्पिटल में कैशलेस नहीं है तो ही हमें रिम्बर्समेंट के लिए जाना चाहिए, बट प्रायोरिटी में कैशलेस होना चाहिए। यदि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारा कैशलेस रिजेक्ट कर दिया है तो फिर हमें उसे रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई करना चाहिए। कैशलेस रिजेक्ट हो गया है इसका मतलब यह नहीं कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हुआ है। कैशलेस रिजेक्ट करने का मतलब यह है कि कंपनी को उस केस को इवेल्युएट करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। सो यदि कोई अर्ली क्लेम हो जाता है या फिर कंपनी को उस क्लेम के लिए कोई डाउट होता है तो कंपनी कैशलेस को रिजेक्ट कर देती है और रिम्बर्समेंट में जाने को बोलती है। जब हम रिम्बर्समेंट के लिए जाते हैं तो फिर हमें 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है रिम्बर्समेंट होने में। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को उस केस को प्रॉपर्ली इवेल्युएट करने का टाइम मिल जाता है। इसीलिए कैशलेस रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि आपका क्लेम ही रिजेक्ट हो गया है। हाँ, यदि आपने रिम्बर्समेंट के लिए अप्लाई किया है और कंपनी उसमें क्लेम को रिजेक्ट कर देती है या फिर कोई पार्शियल डिडक्शन कर देती है, कंपनी ने जो अमाउंट डिडक्ट किया है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो फिर हर इंश्योरेंस कंपनी में ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें हम GRO कहते हैं। तो यदि हम कंपनी के रिम्बर्समेंट से या फिर उनके डिडक्शन से संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो जो GRO लेवल 1 के ऑफिसर होते हैं उनके पास हमें सबसे पहले अपना कंप्लेंट रजिस्टर करना होता है। हर इंश्योरेंस कंपनी में 2 लेवल के GRO ऑफिसर होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो सबसे पहले हमें लेवल 1 ऑफिसर के पास अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करना होता है और 15 दिन के अंदर उन्हें अपनी ऑब्जर्वेशन देना होता है। यदि GRO 1 का जो रिप्लाई है उससे आप संतुष्ट हैं तो ठीक है। यदि आप उनके रिप्लाई से या फिर उनके रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर आपको GRO लेवल 2 को कंप्लेंट करना होता है। जब तक आप लेवल 1 में कंप्लेंट नहीं करते हैं आप लेवल 2 में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आपको यह सीक्वेंस फॉलो करना होता है। पहले आपको कैशलेस जाना है, फिर रिम्बर्समेंट, उसके बाद GRO लेवल 1 एंड देन GRO लेवल 2। यदि आप GRO लेवल 2 के ऑब्जर्वेशन या फिर उनके रेजोल्यूशन से भी संतुष्ट नहीं हैं तो उसके बाद फिर आपके पास ओम्बड्समैन या फिर बीमा लोकपाल का ऑप्शन होता है। यदि आप GRO लेवल 1 एंड लेवल 2 के सॉल्यूशन से खुश नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओम्बड्समैन में जितने भी केसेस आते हैं उनमें ज़्यादातर का जो फैसला होता है वो कस्टमर के पक्ष में ही होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि सिर्फ आपके ओम्बड्समैन में कंप्लेंट रजिस्टर करने भर से ही इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को एक्सेप्ट कर लेती है। दोस्तों अलग अलग ज्योग्राफी के हिसाब से इंडिया में 17 ओम्बड्समैन के ऑफिसर हैं। ओम्बड्समैन गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड ऑफिस होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने स्पेशली आपके क्लेम रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए बनाया होता है। जब भी आपको ओम्बड्समैन में कोई क्वेरी या फिर क्लेम रिलेटेड कोई कंप्लेंट करना है तो आपको अपने रिस्पेक्टिव एरिया के ओम्बड्समैन के पास कंप्लेंट करना होता है। इसके लिए आप उनकी वेबसाइट में जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं या फिर अलग अलग ओम्बड्समैन की अलग अलग ईमेल आईडीज़ होती हैं, तो अपने रिस्पेक्टिव एरिया के जो भी ओम्बड्समैन हैं उनकी ईमेल आईडी में भी आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। ओम्बड्समैन में जो आपकी कंप्लेंट है उसे सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं, कई बार उससे ज़्यादा भी लग सकता है, बट बहुत सारे केसेस में आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिलता है ओम्बड्समैन से।
यदि ओम्बड्समैन से भी आपको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है और आपको ऐसा लगता है कि आपका क्लेम जेन्युइन है, लास्ट ऑप्शन आपके पास रहता है कोर्ट केस करने का। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स एंड बिल के साथ कोर्ट में इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट लीगल सूट फाइल कर सकते हैं। ऐसे में फिर जो कोर्ट है वो डिसाइड करेंगे आपको क्लेम मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। यदि आपका क्लेम जेन्युइन होता है तो आपको किसी न किसी स्टेप में आपका जो क्लेम अमाउंट है वह मिल ही जाता है। सो यदि आपका क्लेम जेन्युइन है तो आपको हार नहीं मानना चाहिए। यदि आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा ही। दोस्तों, इन चारों स्टेप्स को लेवल बाय लेवल फॉलो करना होता है। हम बिना कंपनी के GRO लेवल 1 एंड लेवल 2 में गए डायरेक्ट कोर्ट केस नहीं कर सकते हैं। हमें पहले कंपनी के GRO लेवल में जाना है 1 में, उसके बाद लेवल 2 में, उसके बाद हमें ओम्बड्समैन में कंप्लेंट रजिस्टर करना है और उसके बाद फिर कोर्ट केस करना है। दोस्तों, जब भी कोई क्लेम में डिस्प्यूट आता है उसके बाद ही हमें किसी अच्छे एडवाइज़र की नीड की, उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलता है। इसीलिए मैं फिर से रिपीट करूंगा कि किसी अच्छे एडवाइज़र के साथ ही अपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान को परचेज करें। यदि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस रहा है GRO में जाने का, ओम्बड्समैन में जाने का या फिर कोर्ट केस करने का और आपने कोर्ट में केस करके कोई क्लेम को वापस लिया है, तो आप अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में शेयर कर सकते हैं या फिर आप मुझे व्हाट्सअप करके भी शेयर कर सकते हैं। उससे डेफिनेटली जो हमारी कम्युनिटी है, मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।